दोस्तों, फिल्म की कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक नई फिल्म की कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक हाल ही में रिलीज हुई साउथ ईस्ट एशियन हॉरर फिल्म जिसका नाम है अंधेरी रात का अनाथालय। जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं वो जानते हैं कि इन फिल्मों में अक्सर धर्म और कल्चर का एक ऐसा तड़का होता है जो दर्शकों के मन में एक मिस्ट्री बनाए रखता है। लेकिन आज की ये फिल्म थोड़ी अलग है। इसमें वेस्टर्न हॉरर वाले भी कुछ आइडियाज डाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सीधा साधा दिखने वाला कॉन्वेंट इतना डरावना क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है ईशा और उसके छोटे भाई के झगड़े से। गुस्से में उसका भाई जंगल में भाग जाता है। ईशा जब उसका पीछा करती है तो पाती है कि ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ठीक से अंदर नहीं आ रही। ऊपर से ये जंगल जहरीले सांपों और कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है। ईशा शाम तक अपने भाई को ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। जब वो परेशान खड़ी होती है तभी उसे घने जंगल से कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। एक अजीब सा गंजा आदमी एक भारी बक्सा घसीटते हुए उसके सामने से गुजरता है। एक बड़े पेड़ के पास जाकर वो आदमी अचानक गायब हो जाता है, जैसे हवा में ही घुल गया हो। आधी रात में किसी का यहाँ होना और फिर ऐसे अचानक गायब हो जाना ईशा को बहुत अजीब लगता है। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो जैसे ही आगे बढ़कर देखना चाहती है, पीछे से फिर वही आवाज़ आती है। जैसे ही वो पलटती है, वही अजीब आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और ईशा डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो अजीब आदमी वहाँ नहीं होता, लेकिन जंगल में दूर एक रोशनी दिख रही होती है। ईशा उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ एक कॉन्वेंट है। लेकिन उसे देखकर ही एक अजीब सी डरावनी फीलिंग आती है, क्योंकि उसे अब तक अपना भाई नहीं मिला था और उसने देखा कि कॉन्वेंट के दरवाजे खुले हैं और अंदर लोग आ जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि शायद उसका भाई कॉन्वेंट में भाग गया है। अपने भाई को ढूंढने के लिए ईशा हिम्मत करके कॉन्वेंट के अंदर चली जाती है। वो अभी तक नहीं जानती थी कि ये जगह असल में शैतानों का एक अड्डा है। अंदर आते ही ईशा को दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स दिखती हैं। एक पेंटिंग में कुछ नन्हे और बच्चे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। जब ईशा इस पेंटिंग को हैरानी से देख ही रही थी, तभी एक परछाई उसके पास से गुजरी। उसे लगा कि वो उसका भाई है, तो वो तेज़ी से उसके पीछे भागी। परछाई का पीछा करते करते वो दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। वहाँ भी उसे एक अजीब पेंटिंग दिखती है। पेंटिंग में एक औरत थी, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उस औरत की एक ही आंख है। तभी गलियारे के आखिरी कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। ईशा जब डरते डरते आगे बढ़ती हैं तो आवाज़ें अचानक बंद हो जाती हैं। यहाँ की हर चीज़ ईशा को डरा रही थी। वो जैसे ही मुड़कर वहाँ से जाना चाहती है, एक थोड़ा सा सनकी दिखने वाला आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है। उसकी हरकतें और चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो ईशा को चुप रहने का इशारा कर रहा हो। डरी हुई ईशा अब और कुछ नहीं सोच पाती और वो तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, नन्हों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। नन्हों को देखकर ईशा बताती है कि वो सिर्फ अपने भाई को ढूंढ रही थी और दरवाज़ा खुला देखकर गलती से अंदर आ गई थी। उसकी बात सुनकर एक नन उसे कमरे में ले जाती है। वहाँ उसका भाई कुछ और बच्चों के साथ बिल्कुल सेफ था। अपने भाई थॉमस को सही सलामत देखकर ईशा की जान में जान आई। नन उसे बताती हैं कि आसपास कोई गाँव नहीं है, इसलिए आज रात वो दोनों यहीं रुक सकते हैं। भले ही वो पहले थोड़ा डर गई थी, लेकिन अपने भाई के लिए और इतनी सारी ननों को देखकर उसे यकीन हो गया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जब थॉमस सो रहा था, तभी कमरे की छत में बने एक छेद से दो लाल आँखों से लगातार घूर रही थी। अगले दिन नन ने ऐलान किया कि ईशा और थॉमस कुछ समय के लिए यहीं रहेंगे। असल में वो दोनों पुलिस से भाग रहे थे और उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। ननों का उन्हें पनाह देना उनके लिए एक राहत की बात थी, लेकिन ईशा ये नहीं जानती थी कि उन्हें यहाँ सिर्फ उनके भाई थॉमस की वजह से रखा जा रहा है। समय बीतने पर ईशा भी कॉन्वेंट के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। एक दिन जब नन्हे बच्चों को बाहर ले जा रही थी, थॉमस को एक कमरे से गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो जानने के लिए आगे बढ़ा तो उसने एक ऐसा सीन देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। जो नन्हे पवित्र मानी जाती थी, उनमें से एक ने अपना सिर मुड़वाया हुआ था और उसकी पीठ पर अजीब टैटू बने हुए थे। छोटा थॉमस ये नहीं समझ पाया कि उन निशानों का क्या मतलब था। नन ने फौरन थॉमस को देख लिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने थॉमस को देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। थॉमस की यह हरकत हेड नन ने पकड़ ली। उसे सज़ा देने के लिए हेड नन ने थॉमस का सिर मुंडवा दिया। जब ईशा ने देखा कि उसके भाई का सिर मुंडवा दिया गया है तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। हेड नन ने ईशा को समझाया कि यह थॉमस को जुओं से बचाने के लिए किया गया है। ईशा को बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी के यहाँ मेहमान बनकर रहने की वजह से वो चुप रही। उसी रात जब ईशा नहा रही थी, उसे बाहर से खरोंचने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खरोंच रहा हो। वो लैंप लेकर बाहर निकली तो देखा कि आवाज़ उस पेंटिंग से आ रही है। वो जैसे ही उसे गौर से देखने के लिए पास गई, पेंटिंग की दूसरी आंख अचानक हिलने लगी।
डरी हुई ईशा जब पीछे हटी तो उसने एक नन को हाथ में छोटा बच्चा लिए गलियारे से गुजरते हुए देखा। इसी बीच थॉमस को दूसरे लड़के चैलेंज करते हैं कि अगर वो सच में बहादुर है तो एक नन के कपड़े चुरा कर लाए। लेकिन जब वो किचन में कपड़े ढूंढ रहा था उसके सामने से एक सूखा हुआ हाथ बाहर निकला। थॉमस इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। तभी ऊपर से एक नन नीचे आती है। उसे पता चलता है कि थॉमस कमरे में नहीं है। दोनों ननें आपस में बात करती हैं कि एक बच्चा थॉमस गायब है, ये बहुत खतरनाक है, माँ उसकी गंध सूंघ सकती है। उनकी ये बातें ईशा सुन लेती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये माँ कौन है। वहाँ से भागकर थॉमस कमरे में छिपना चाहता था, लेकिन उस सूखे हाथ वाली परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। पता चलता है कि ये दूसरी नन ने थॉमस को बचाया था। उसके बाद जिस लड़के ने थॉमस को उकसाया था उसे हेड नन से खूब डांट पड़ती है। इस घटना के बाद नन्नों को लगता है कि ये बच्चे धीरे धीरे उनके काबू से बाहर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना प्लान जल्दी शुरू करना होगा। अगले दिन जब सब बच्चे खाना खा रहे थे उस लड़के को बताया जाता है कि एक परिवार उसे गोद लेने के लिए तैयार है। वो खुशी खुशी सबको बताता है कि आखिरकार वो यहाँ से जा रहा है। बेचारा ये नहीं जानता था कि उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। हेड नन थॉमस को भी समझाती है कि उसने रात में जो देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था, इसलिए वो इस बारे में किसी को न बताए, अपनी बहन को भी नहीं। उसी रात उस लड़के को ननें ले जाती हैं और उसे बताती हैं कि उसे गोद लेने वाले लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले उसे होली मदर को अलविदा कहना होगा। ननें उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं जहां बेड पर कोई लेटा हुआ था। वो बताती हैं कि यही होली मदर हैं। उन्हें कम सुनाई देता है, इसलिए उसे उनके पास जाकर बोलना होगा। ये कहकर नन उसे अंदर धकेलकर दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। भले ही वो लड़का डरा हुआ था, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बेड से चादर हटाता है वहाँ कोई नहीं होता। वो हैरान था। तभी बेड के नीचे से एक सूखा हुआ हाथ निकलता है और उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो हाथ उसे बेड के नीचे खींच लेते हैं। नन्नू की ये सारी हरकतें और उस बच्चे की चीखें, पास के कमरे में छिपी ईशा सब कुछ साफ साफ देख लेती है। तब उसे समझ में आता है कि ये जगह वैसी पवित्र नहीं है जैसा वो सोच रही थी। ईशा उस सनकी आदमी से पूछती है कि आखिर ये जगह है क्या, लेकिन वो आदमी कांपते हुए ज़मीन की तरफ इशारा करता है और डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाता। अगले दिन ईशा समझ जाती है कि ये एक बुराई का अड्डा है। अपने भाई की सेफ्टी के लिए वो उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हेड नन उसे रोक लेती है। वो ईशा को बताती है कि उसने थॉमस के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लिया है और वो आज ही उसे भेज देगी। उस लड़के का अंजाम देखने के बाद ईशा इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। हेड नन को शायद पहले से ही अंदाज़ा था कि ईशा मना करेगी। वो ईशा को एक फ़ोटो देती है। फ़ोटो में कुछ ननें थीं, जिनमें से एक की गोद में एक बच्चा था और वो बच्चा कोई और नहीं, बचपन की ईशा थी। लेकिन हेड नन को ये उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद ईशा इत्तेफाक से यहीं वापस आ जाएगी। हेड नन कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम जानो हम कौन हैं, हम लिलिथ के सेवक हैं। इसके बाद ईशा उसे मारकर गिरा देती है। ईशा अपने भाई को लेकर भाग ही वाली थी, लेकिन तब तक सारी ननें उस पर हमला कर देती हैं। मजबूरी में ईशा होली मदर के कमरे में छिप जाती है, वही कमरा जहाँ से उस लड़के को उस हैवान ने खींचा था। ज़मीन पर ईशा को एक कटा हुआ हाथ मिलता है जो शायद उसी लड़के का था। जब ईशा खिड़की से बाहर देखती है तो वही दो पुलिस वाले जो उसका पीछा कर रहे थे वहाँ आ पहुँचते हैं। वो खिड़की पीटकर मदद मांगती है, लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से बाहर खड़े लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता। जब ईशा चीख कर मदद मांग रही थी तभी एक नन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि ईशा यहीं छिपी है, इसलिए वो बच्चों से मिलने के बहाने कॉन्वेंट में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। एक पुलिस वाला थॉमस को देख लेता है। जैसे ही वो थॉमस को ले जाने लगता है, एक नन बंदूक निकालकर उसके साथी को गोली मार देती है। वो पुलिस वाला तुरंत उस नन को गोली मार देता है, लेकिन उस नन के गिरते ही बाकी सारी ननें उस पुलिस वाले पर पागलों की तरह टूट पड़ती हैं। ईशा और उस पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है। ननें होली मदर का बेड हटाती हैं, जिसके नीचे एक गुफा जैसा गड्ढा था। ऐसा लगता है कि वो हैवान उसी के अंदर रहता है। ये ननें उसे लगातार खाना खिलाती आ रही थीं। कुछ देर बाद उस पुलिस वाले को ले जाया जाता है ताकि उसे उस हैवान को खिलाया जा सके। गड्ढे के किनारे ननें थॉमस को पकड़कर अजीब मंत्र पढ़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो पहले उसे उस हैवान को खिलाना चाहती हैं। तभी वो पुलिस वाला छूटकर एक नन से टकरा जाता है, लेकिन तब तक एक दूसरी नन थॉमस को गड्ढे में धक्का दे देती है। खुशकिस्मती से गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। नीचे गिरने से थॉमस को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन नीचे हर तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ननों ने कितने बेगुनाहों को मारा होगा। वो पुलिस वाला भी नीचे गिरकर बच जाता है। वो थॉमस को बताता है कि इन ननों का बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया है, जिससे वो इस हैवान को भगवान मानने लगी हैं। तभी वो हैवान उन पर हमला करता है। पुलिस वाला थॉमस को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। ऊपर ही शव सन की आदमी की मदद से आजाद हो जाती है और ननों को बंदूक से डराकर पीछे हटाती है। वो हिम्मत करके गड्ढे में उतरती है और देखती है कि हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं। उसे कोने में थॉमस मिल जाता है।
लेकिन जब वो थॉमस को लेकर ऊपर चढ़ रही होती है तभी आहट सुनकर वो हैवान बाहर निकल आता है। ईशा गोली चलाती है लेकिन गोली का हैवान पर कोई असर नहीं होता। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है लेकिन हैवान के तेज पंजे उसके पैर को जख्मी कर देते हैं। वो जैसे तैसे ऊपर पहुंचती है लेकिन हैवान भी तेजी से पीछे आ जाता है। तभी थॉमस मौका देखकर बंदूक उठाता है और हैवान के ऊपर आने से पहले ही वो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उस हैवान को मारने के बाद उन्हें लगा कि नने बदला लेने के लिए उन पर हमला करेंगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नने बिल्कुल शांत थी। यहाँ तक कि उनकी आंखों में ईशा के लिए एक अलग ही सम्मान था। उन सब ने अपने आप ईशा के लिए रास्ता छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगे तभी ईशा अचानक एक बच्चे को काट कर मार देती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उस हैवान ने मरने से पहले ईशा पर कब्जा कर लिया था। कॉन्वेंट की उस पेंटिंग पर अब ईशा की परछाई भी दिखने लगी थी, जो इस बात का इशारा था कि अब ईशा इस कॉन्वेंट पर राज करेगी और यहाँ खून खराबा होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिलचस्प फिल्म कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।